दुख दर्द और हकीकत लिखने वाले आदम गोंडवी का शेर है कि जो डलहौजी न कर पाया वो ये हुकाम कर देंगे। जो डलहौजी न कर पाया वो ये हुकाम कर देंगे, कमीशन दो तो हिंदुस्तान को नीलाम कर देंगे। ये वंदे मातरम का गीत तो गाते हैं सुबह उठकर, मगर बाजार में चीज़ों का दुगना दाम कर देंगे। सदन में घूस देकर बच गई कुर्सी तो देखोगे, सदन में घूस देकर बच गई तो कुर्सी देखोगे, वो अगली योजना में घूसखोरी आम कर देंगे। ये हमारे देश के नेता और हमारे देश की राजनीति का जीता जागता उदाहरण इन्होंने अपनी कलम से लिखा है। जो हमारी अभी देश की परिस्थिति है, जो हमारे देश के नेताओं का चाल है, जो रहन सहन है, ये बात एकदम सटीक बैठती है जो आदम गोंडवी जी ने अपनी कविता में लिखा है। जो अभी हमारा वर्तमान समय चल रहा है, हम अपने आसपास जो भी घटित घटनाएं देख रहे हैं, जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, जिस परिस्थिति से हम गुजर रहे हैं, हमें इस पे विचार करना चाहिए। हमें एक ना एक नज़र इस चीज़ पे ज़रूर डालनी चाहिए कि हम कहाँ से कहाँ आ गए हैं, हम कहाँ से कहाँ आ पहुँचे हैं, हम क्या थे, क्या हो गए। इस पर तो हमें तनिक विचार जरूर करना चाहिए। हमारे देश की ये हालत हो गई है कि खेत के लिए किसान मर रहे हैं तथा देश के लिए जवान मर रहे हैं। वही किसान जो अपने खून पसीने से धरती को सींचता है, तो अब हमारे घर में, हर एक घर में रोटी पहुंचता है और हम अपनी भूख की वेदना को तृप्त कर पाते हैं, अपनी पेट की भूख को शांत कर पाते हैं। उस किसान के भी अपने सपने होते हैं, उनके भी बच्चे होते हैं। किसान भी सोचते हैं कि हमारे बच्चे बड़े हों, अच्छे स्कूल में पढ़ें, पढ़ लिख कर कुछ अच्छा करें। किसान के घर में अच्छे से त्यौहार भी नहीं मन पाता है। जो किसान पूरे विश्व को अन्न देता है, पेट भरता है, उस किसान की ये दशा है कि अपनी हक के लड़ाई के लिए मर रहे हैं। जो किसान सर्दी गर्मी बरसात की मार सहकर अपनी कर्म भूमि पर डटा रहता है, रातों दिन जगता है, उस किसान की ये हालत है। और देश का वह जवान जो कि हमारी शरीर तक पहुंचने वाली गोली को अपने सीने में छुपाकर सरहद पे शहीद हो जाता है। राजस्थान की मरुस्थल में तपती दोपहरी में, तपती धूप में पत्थर की तरह डटा होता है, तो सियाचिन की सर्दी में सूरज की धूप की तरह खिलखिलाता रहता है। वो हमारा देश का जवान। हम अपने घर में चैन से सो पाते हैं, त्योहार मना पाते हैं, तो उन्हीं जवानों के वजह से। सुख चैन से हम जी रहे हैं, तो उन्हीं जवानों के वजह से हम सब कर पा रहे हैं। अपने बच्चों के साथ घर में टीवी देख रहे हैं, उन्हीं जवान के चलते। जो हमारी ये ऐशो आराम की ज़िंदगी है, उन्हीं जवान के चलते ये संभव हो पाई है और हो पा रही है। एक दिन के लिए आप सीमे पर से जवान को हटा कर देख लीजिए कि हम कहाँ चले जाएंगे, हमारी औकात ठिकाने आ जाएगी। और वही जवान जब शहीद होता है, तो देश के जो आका हैं, देश के जो नेता हैं, वो कैमरे के सामने आते हैं और संवेदना प्रकट करके अपनी रैलियों में लग जाते हैं, अपनी सरकार बनाने के लिए लग जाते हैं। अरे तुम्हारा क्या है, तुम तो अपनी सरकार के चक्कर में पड़े हो। संवेदना प्रकट करने से कुछ नहीं होता है। जिस परिवार का सदस्य शहीद होता है, जिस घर का वह लाल शहीद होता है, उसके दुख सुख में शामिल होकर थोड़ा भी अपने ऊपर लेकर सोचो, अपने बच्चे के ऊपर लेकर सोचो कि तुम्हारा उस जगह पे बच्चा शहीद हुआ होता तो तुम्हारे इस जिगर पर, इस जिस्म पर, इस दिलो दिमाग पे क्या असर पड़ता। शहीद के परिवार के साथ और उनके बच्चों के साथ बड़ी बड़ी घोषणाएं कर दी जाती है, और वह घोषणा बस घोषणा तक ही सीमित रह जाती है। और उस
शहीद का परिवार, उस शहीद के बच्चे उस घोषणा के लिए, उस राशि के लिए जो भी उनके समक्ष कहा गया होता है कि हम आपका ये सहयोग करेंगे, उसके लिए वो जिंदगी भर दर दर की ठोकर खाते रहते हैं। उसी परिवार का सदस्य, उसी शहीद का बेटा बेटी, उसका परिवार दर दर की ठोकर खाते रहते हैं, जो हमारे लिए कभी अपनी जान गंवाया था। और वह शहीद का परिवार दुख की दलदल में फंसकर जीवन भर कराते रहता है, मगर उसकी कोई भी एक भी सुनने वाला नहीं होता है जो उसकी सहायता कर सके। और वह दुख के काल कोठरी में उसका परिवार जीने को मजबूर हो जाता है। यही हमारे देश की हकीकत है, यही हमारे देश के नेता है, यही हमारी सच्चाई है। विकास के नाम पर सरकारी संपत्तियों को निजी कंपनियों के हाथ में सौंपा जा रहा है, उन्हें बेचा जा रहा है। ये किस दिशा में जा रहे हैं हम? क्या यही हमारा राम राज्य है? क्या यही हमारा राम राज्य है जिसके लिए हम दुनिया भर में पताका लेकर घूम रहे हैं? आज समय ये है, आज ये परिस्थिति है कि हम अपने हक की बात करते हैं, हम अपने विकास की बात करते हैं तो हमें देशद्रोही घोषित कर दिया जाता है, हमें पागल कहा जाता है, हमें गुनहगार बनाया जाता है। अगर हम अपनी देश की हित के बारे में बात करते हैं, अपने लिए लड़ाई लड़ना चाहते हैं, तो हम अपने हक के लिए लड़ना चाहते हैं तो हमें गुनहगार बताया जाता है। आज का समय ये है, अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमें विश्व गुरु बनने में तनिक भी देर नहीं लगेगा। हम बहुत जल्दी ही विश्व गुरु बनने वाले हैं। और हमारे देश में अब ये जो कोरोना का बीमारी था उसका भी मिजाज बदला हुआ लग रहा है। अब ये इतना बदनाम हो चुका है कोरोना कि अब यह इतना बदनाम हो चुका है कोरोना हमारे देश में कि अब ये दिन में मुंह दिखाने के काबिल नहीं है, मुंह दिखाने के लायक नहीं है। अब ये रात में घूम घूम कर प्रहार कर रहा है, रात में कोरोना फैल रहा है। तभी तो किसी शहर में 8 बजे से लॉकडाउन लग रहा है, तो किसी शहर में 7 बजे से सुबह 4 या 5 बजे तक लग रहा है। इतना कोरोना बदनाम हो चुका है कि अब दिन में ये नहीं फैलता है और मुंह दिखाने के काबिल नहीं है। और ये इतना डरा हुआ है कि चुनावी रैलियों में नहीं जाता है। जहाँ पर भी रैलियाँ होती है, जहाँ पर भी हमारे देश के नेता जाता है, वहाँ कोरोना नहीं जाता है। इतना डरा हुआ है ये कोरोना। जिस देश को युवाओं का देश माना जाता है, उस देश में युवाओं को पढ़ने के लिए, शिक्षा ग्रहण करने के लिए, अपने को अग्रसर करने के लिए अब हमें आंदोलन करना पड़ रहा है। पुलिस प्रशासन के साथ रैलियां कर, पुलिस और छात्र के बीच बवाल मच रहा है। पुलिस छात्रों पे आंसू गैस के गोले दाग रही है और छात्र भी पुलिस पर पथराव कर रहे हैं। ये कैसा माहौल है? ये कैसी राजनीति है? अपनी पढ़ाई के लिए इतना संघर्ष करना पड़ेगा, ये कभी किसी ने सोचा नहीं होगा, जो हमें आंखों से देखने को आज मिल रहा है। सोचने लायक बात तो ये है, सोचने लायक बात तो ये है कि जो बच्चा आज इतनी छोटी सी उम्र में अगर पुलिस के साथ अपराध करता है, पुलिस पे पत्थरबाजी करता है और अपने हक के लिए आंदोलन करता है, तो वो आगे चलकर पढ़ लिख कर क्या बनेगा, क्या कर पाएगा इस देश के लिए? उसके दिमाग में क्या संदेश जाएगा, उसके जहन में किस तरह का उत्तेजना आएगा? ये सोचने योग्य बातें हैं। जहाँ चुनावी रैलियाँ हो, जहाँ नेता हो, वहाँ कोरोना नहीं जाता है, मगर स्कूल के द्वार पे पहले पहुँच जाता है। तभी तो सबसे पहले बच्चों का स्कूल बंद कराया जाता है। मतलब कोरोना का रहने का निवास स्थान स्कूल है और वहीं पहले पहुंच जाता है, तभी जाकर स्कूल और कोचिंग सारी बंद कराया जा रहा है। और नेताजी के रैली में नहीं जा रहा है कोरोना। तो मैं तो कहता हूं कि आप भी अपने घर के अगल बगल में सुबह शाम रैलियां निकालते रहिए। कोरोना भड़का रहेगा, आएगा नहीं आपके पास में। और चुनाव का मंत्र जपते रहिए। कोरोना आपके पास कभी सटेगा ही नहीं, आएगा ही नहीं।
क्योंकि चुनावी जहाँ पे हवा बह रही है वहाँ से कोसों दूर रह रहा है चुनाव से कोरोना। जब आप घर से निकलते हैं तो मास्क जरूर पहनिए, मगर ये नेताओं के लिए नहीं है, बस आम पब्लिक के लिए है। आप स्कूटर पे जा रहे हैं तो हेलमेट के नीचे भी मास्क पहनिए, कार में जा रहे हैं तो कार के अंदर भी मास्क पहनिए। मगर नेताजी रैली करेंगे, इस देश के गृह मंत्री रैली करते हैं तो मास्क नहीं पहनते हैं, मगर आपको मास्क पहनना जरूरी है। अगर आप मास्क नहीं पहनते हैं तो 500 से लेकर 2000 तक का चालान आपके साथ काटा जाता है। यही तक नहीं, रोड पर गिरा कर आपको डंडों से, जूतों से, पुलिस के बूटों से पीटा जा रहा है, जो कि हम न्यूज़ में देख रहे हैं। जो पुलिस हरकत कर रही है, जो कि लोगों को मार रही है, पीट रही है, चालान काट रही है, ये क्या है? पुलिस प्रशासन हमारी रक्षा के लिए होती है, मगर ये क्या है? अगर इतना ही लोगों के प्रति आपका प्यार है, प्रेम है, तो लोगों को सलाह दीजिए, अच्छे से समझाइए। नहीं मानते हैं तब उन पे कार्रवाई करिए। ये नहीं कि कोई इसी तरह जा रहा है बिना मास्क का तो उसके धर पकड़ करके उसका 500 का चालान काट दीजिए, 2000 का चालान काट दीजिए, उसे लात डंडों से पीटने लगिए। ये क्या है? ये किस तरह की जनता का सेवा है जो पुलिस अभी कर रहे हैं? ये कतई हमारे लिए और हमारे देश के लिए उचित नहीं है। मैं अंत में आप सबसे कहना चाहता हूँ, वो देश का कोई भी नेता हो, छोटा से लेकर बड़ा तक, जो भी हो, समय समय का बात है। अगर अगर जनता ने आज कुर्सी पे बैठाया है, आपको अपना राजा बनाया है, तो वही जनता, वही प्रजा आपको उस सिंहासन से उठाकर जनता के बीच में लाकर आपके खिलाफ इंसाफ करने के लिए कमज़ोर नहीं है। तो इस बात को आप मत भूलिए। मैं जनता से भी आग्रह करना चाहता हूं कि जो भी उचित चीज़ें हैं उसमें आप सहयोग करिए, और जो भी गलत चीज़ें हैं उसे खुलकर विरोध करिए। अगर ये मेरा प्रयास आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करके बताइए कि हमारा प्रयास कैसा लगा। और लोगों तक ये मैसेज ज़रूर पहुंचाइए कि जो भी उचित चीज़ है, हम अपने कर्तव्य के प्रति समर्पित हों और हम एक दूसरे के प्रति एक भाई भाई का नाता रखें। किसी को सहयोग करने की ज़रूरत है तो उसे ज़रूर आप सहयोग करिए, और जो भी गलत चीज़ें हैं उसे खुलकर विरोध करिए। आज के लिए इतना ही। आप अपने परिवार के साथ हंसते मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।